हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 5 है रोज, इससे बनने वाले टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं इसका सारांश पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सारांश कई बार पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जैसे 12 में, 10, 12, 23, 23 कई बार आ चुका है दोस्तों। इसका सारांश और क्वेश्चन आंसर भी दोस्तों इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इससे टॉप वीवीआई क्वेश्चन आंसर बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको याद करवाने वाला हूं। तो आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट किया हुआ बात ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका सारांश बताता हूं कि आप इसका सारांश किस तरह लिखेंगे दोस्तों। इसका जो लेखक है अंग्रेजी है। तो सारांश लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सटीक तरीका बताने वाला हूँ कि सारांश किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा पाठ के साथ। तो देखिए, सारांश लिखने से पहले आपको लेखक के बारे में लिखना होता है। 5-10 लाइन आप लेखक के बारे में लिखिए कि लेखक कैसे थे, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा लिखे थे, वो उनका स्वभाव कैसा था, उनके बारे में लिखना पड़ता है। आगे हिंदी में कहानी विद्या को नया आयाम देने वाले कथाकार माने जाते हैं। आगे जी है जो दोस्तों कहानी विद्या में नया आयाम देने वाले कथाकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद्र के उलट जिस मनोवैज्ञानिक धारा की कहानी का आरंभ किया था, आगे उसी श्रृंखला की अगली कड़ी थे। मतलब जो आरंभ किए थे दोस्तों, उससे एक कड़ी वे आगे थे। उनका मानना था कि मनुष्य का व्यक्तित्व जितना बाहर दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म होता है। जितना बाहर दिखता है दोस्तों, उससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म माने छोटा होता है। लेकिन बाह्य यथार्थवादी दृष्टि व्यक्ति के मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाती है। मन की गहराइयों तक दोस्तों नहीं पहुंच पाती। क्या यथार्थवादी दृष्टि हुई थी, उसमें एक गहरी अंतर्दृष्टि जो मन तथा समाज दोनों तक व्याप्त होनी चाहिए का अभाव होता है। ये दोस्तों लेखक के बारे में हुआ 5 लाइन। उसके बाद ये पाठ का सार लिखना, जो कहानी के मेन पॉइंट बनते हैं दोस्तों, जो बार बार यूज होते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट किए जाते हैं, उनको दोस्तों आपको पाठ के सार में लिखना होता है। तब प्रस्तुत कहानी रोज में लेखक की कथावाचक है। प्रस्तुत जो कहानी लोग रोज है दोस्तों, वो लेखक ही लिखे हैं, एक कथावाचक है और पात्र भी है। इनके पात्र कौन है? लेखक ही है। मालती और कथावाचक यानी अंग्रेज जी के बारे में कहा जा रहा है। मालती और अंग्रेज जी के बीच की दूर भाई बहन का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता दोस्तों? दूर के भाई बहन के रिश्ता है, लेकिन साहचर्य जनित राग भी है। क्या साहचर्य जनित राग भी है। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद, कितने साल बाद दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि कितने साल बाद मिलने आए थे, तो 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर आते हैं। वहाँ मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। जब लेखक आते हैं दोस्तों, तो उसके घर जैसे ही दोपहर में पैर रखते हैं, तो देखते हैं उस घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाते हैं। डॉक्टर पति महेश्वर का नियत समय से अस्पताल जाना, लौट कर आना, उनका एक फिक्स टाइम था दोस्तों। जो उनके पति, क्या नाम था? महेश्वर, वो नियत समय यानी निर्धारित समय से अस्पताल जाते थे और लौट कर आते थे। कांटे चुभने से गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पाँव काटकर इलाज करना पड़ता था। गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है दोस्तों, जहाँ पर चुभ जाता उसे काट कर हटाना पड़ता है, तभी उसका इलाज हो पाता, नहीं तो आदमी मर भी सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हाथ या पैर काट कर हटाना पड़ता है, तभी इलाज हो पाता। पुनः भोजन करके वह वापस जाना, मालती के पति के समय अनुसार कार्य को निर्धारित करना। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि वो खाना उना खा के अस्पताल चली जाते हैं, लेकिन मालती जो हो वो समय अनुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, यानी सारे कामों के समय पर करके पति का इंतजार करना, नल से पानी आने की समय की प्रतीक्षा करना और करना, जैसे 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 रोज रोज के काम, और यहाँ तक कि बिखरते बिलखते रोते टीटी पति भी एक रागहीन संबंध का निर्वाह करना आदि। मतलब उनका एक पुत्र भी था, मतलब बेटा, जिसका नाम क्या था दोस्तों? टीटी। वो भी हर समय रोते बिलखते रहता था, प्रति एक रागहीन संबंध निर्वाह करना, मतलब ज़्यादा ध्यान ना देना। कुछ मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों के जीवन में कोई उत्साह और अवसर नहीं था। मतलब जितने भी लोग 3 लोग थे दोस्तों, उनके घर में कोई उत्साह नहीं था, अवसर नहीं था। वहाँ एक मध्यवर्गीय जड़ता भी थी, मतलब परिवार थी जो एक किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। मतलब मध्यवर्गीय परिवार था, किसी भी उद्देश्य के बारे में वो नहीं सोचते थे। मालती के पति का पत्नी के प्रति, मालती के पति पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तित्व, अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति, व्यवहार रूटीन प्रकृति का है।
मतलब बता रहा है कि इनका जो व्यवहार है वो व्यवहार प्राकृतिक का है। लेखक को लगता है कि मालती जो कहें अनढ़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिली लिखी रहती है। पहले जब दोस्तों उनके शादी नहीं हुए थे तो वो लेखक के जो रही रहती थी, तो वो कैसी थी, मतलब जिद्दी लड़की थी। विवाह से पहले, विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यवर्गीय पत्नी की इस तरह परिस्थितियों को समझकर समझा समझौता कर चुकी है। मतलब उनका जो शादी हुआ बहुत कम ही समय में वो दोस्तों अपनी परिस्थितियों को समझौता कर चुकी है अच्छे से। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके घर। कौन आए? लेखक। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। जब लेखक 4 साल बाद भी उससे मिलने आता है दोस्तों, तो उनके चेहरे पर कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाई देता। ना खुशियाँ बताती है, ना दुख ही साझा करती है, मतलब बताती है। ये सब देखकर लेखक भी क्या हो जाता है दोस्तों, उत्पथ और निस्वाद हो जाता है। मतलब घबरा जाते हैं और उदास हो जाते हैं। जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, उसी तरह से मालती भी एक एक घंटे के साथ उस घर के ढड्डे को आगे बढ़ाती रहती है। मतलब ढड्डे मार्ग या रास्ता को आगे बढ़ाते रहती है। पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्थिति के नियति विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। मालती के पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि आम किस चीज़ में लाते हैं, तो कौन सा फल लाते हैं, तो आम लाते हैं पेपर में लपेट कर, आम लपेट कर लाता है। मालती उसे पढ़ने लगती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी। तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबाऊ चर्या, बरख्त खेलने कूदने की कल्पनाएं करने में, किस्से गढ़ने की सुंदर आसास थे। मतलब जब वो लेखक के साथ रहती थी दोस्तों मालती, तब उनको पढ़ने का मन नहीं करता था, उनको उबाऊ लगता था। पढ़ाई क्या लगता था? उबाऊ लगता था। और वो खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देती थी और लोगों से किस्से करने में और उसका आनंद उठाने में ज़्यादा एहसास करते थे। आज एक मध्यवर्गीय गृहस्थिनी की महसूस दिनचर्या से बाहर झाँकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं, जिनसे छान कर वह इस रोज़ की दुनिया के परे चले जाने चाहती है। लेकिन आधुनिक के दबाव में व्यक्तित्व यंत्रित हो जाता है। वह खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है। मतलब खुद के प्रति अपने आप से भी अनजान हो जाती है, खुद कुछ जान नहीं पाती है, शिकार हो जाता है। वह जीना नहीं ढोता है, वह जीवन जीता नहीं ढोता है, मतलब बोझ है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तित्व, अस्मिता और मशीनी जीवन में सत्रार्थ अंतर संघर्ष का आख्यान है। तो ये दोस्तों हुआ आपका पाठ का सार। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर बनता है पाठ के साथ, वो हम करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए या इसी को उलट कर दूसरे भाषा में भी दे सकता है, मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो दोनों का आंसर एक ही दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आ चुका है। मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ था। डॉक्टर पति का नियत समय से अस्पताल जाना, लौटकर आना, पुनः भोजन वापस करके जाना, मालती के पति के समय अनुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना। मतलब उनके पति के समय अनुसार वो अपने सारे कामों को निपटा लेती थी दोस्तों, वो निर्धारित करी हुई थी। पति का इंतजार करना, रोते बिलखते बच्चे के प्रति भी एक रागहीन सा संबंध निर्वाह करना। मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देना ना देना। बच्चे रोते बिखरते रहते थे दोस्तों, हर रोज़ ऐसा होता था। रोज़ रोते बिखरते बच्चे के प्रति एक रागहीन सा संबंध निर्वाह करना आदि। कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन कोई उत्साह अवसर नहीं था। मतलब उनके परिवार के बीच में कोई भी दोस्तों उत्साह नहीं था, अवसर नहीं था। वहाँ एक मध्यवर्गीय जड़ता भी थी, मतलब परिवार थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। तो ये दोस्तों मैं सारांश में भी आपको समझा चुका हूँ। अगर आप सारांश अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया, वर्णन कीजिए। ये बात तब की है दोस्तों जब लेखक 4 साल बाद अपने मतलब मालती से मिलने आती है दोपहर को। तो वही दोस्तों सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो उस
पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो या कैसी शाम की छाया, इसके बारे में आपको बताना है। शाम शाम को अक्सर लोग दिन की हचल कदमी के पश्चात एक खालीपन का अनुभव करते हैं। शाम को दोस्तों जब वो काम उम करके आते हैं तो हल्ला गुल्ला हलचल से हलचल के पश्चात वो एकदम शांति सा महसूस यानी खालीपन का अनुभव करते हैं। व्यक्ति और उसका परिवेश मानो किसी एक अनिश्चित बिंदु पर ठहरा हुआ होता है। विचारों, कर्मों और संबंधों से कोई जुम्बिश नहीं होता। लेखक मालती के घर में कोई इसी शाम की उदासी को लक्षित देखता महसूस करता है। लेखक और मालती के संबंध पठित पात्र के आधार पर दीजिए, परिचय पाठ के आधार पर दे। ये लेखक और मालती का क्या संबंध था, ये तो आपको पहले से पता है दोस्तों। लेखक और मालती के बीच दूर के भाई बहन का संबंध था, लेकिन बचपन से ही साथ खेलने, पढ़ने, लिखने जैसी बाल सूक्ष्म क्रियाओं, कलापों और साहचर्य के चलते उनमें एक सस के भाव सा था। उनके परस्पर व्यवहार में हमेशा इसी सस के भाव की स्वेच्छा और स्वच्छता रही। कभी भातृत्व या बड़े छोटे का संबंध नहीं रहा। मालती और जो लेखक थे दोस्तों, ये एक साथ ही पढ़ते, लिखते, खेलते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक दूसरे को कभी बड़े भाई, छोटे भाई बहन के रूप में नहीं देखे, एक दोस्त के रूप में देखते थे। अगला है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या है, अर्थ रखती है, अपने विचार दे। महेश्वर कैसे व्यक्ति थे, उनके उपस्थिति जीवन काल क्या था दोस्तों, कैसे वो काम करते थे, उनके बारे में बताना। कहानी में मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। किसमें है? सरकारी डिस्पेंसरी। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, परंतु उसके अंदर एक मध्यवर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई है। मध्यवर्गीय परिवार से तो दोस्तों, तो वो सभी जड़ताएं भरी हुई है। पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तित्व, अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उच्चाट सा या रूटीन प्रकृति का है। उच्चाट सा उबासी या दोस्तों अजीब सा। अगला है गैंग्रीन क्या है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गैंग्रीन पैर में किसी नुकीली चीज़ के चुभ जाने से फैलने वाले जहर के उपमा से हुआ रोग है। प्राय इस रोग के ग्रस्त व्यक्ति के पैर काट दिए जाते हैं, तब इसका इलाज होता है। अगर पैर में हुआ, अगर हाथ में भी चुभ गया तो हाथ को भी काट दिया जाता, तब इसका इलाज संभव है। कहानी के आगे देखेंगे हम। कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज होता है। हाँ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आते हैं। महेश्वर के पति रोज ही 11 बज जाते हैं दोस्तों, काम धाम करते महेश्वर को आते, और रोज ही दोस्तों इसको चोट लगती है, रोज गिरता फिरता है। तो ये जहाँ जहाँ रोज ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ दोस्तों उसको छाट कर यहाँ पर टॉपिक के रूप में लिखना है। तो ये सब आप कहानी पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा। आशय स्पष्ट करें, जो ये पंक्ति है दोस्तों, इसका आपको अर्थ बताना है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही निराश निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर जैसे मान लेती। तो इसका आपको अर्थ थोड़ा स्पष्ट कर देना है। लेखक मालती के घर पर एक भयानक उदासी का माहौल महसूस करता है। वो जैसे ही आते हैं दोस्तों दोपहर में, तो कैसा महसूस करते हैं? भयानक उदासी का महसूस करते हैं। उसे लगता है कि यहाँ के परिवेश पर कोई गहरी उदासी छाया घिरी हुई है। मालती जो कभी अड़चल, चंचल और उदासी लड़की हुआ करती थी, लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और लिखी खिली रहती है। वह विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यवर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों को समझौता कर रही है। कम समय में ही दोस्तों वो अपने सारे कामों की अच्छे से समझौता कर चुकी है। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखा। 4 साल बाद आए दोस्तों, फिर भी कोई खुशी नहीं हुई उनके चेहरे पर कि हाँ दूर के भाई आए हुए। कोई उत्साह नहीं दिखी, ना कोई खुशियाँ बताई और ना ही कुछ दुख साझा करती है। लेखक भी उत्पन्न और निरस्त हो जाता, वो भी घबरा जाते हैं और उदास हो जाते हैं। इसलिए लेखक के उक्त बातें कही उनके प्रति। अगला देखेंगे हम। 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं। कहानी में घंटे इन खड़कों के साथ मालती की परिस्थिति है, मालती की उपस्थिति है। घंटे बजने
का मालती से क्या संबंध है। मतलब जो घंटी बजती है दोस्तों, ये कब बजती है, कौन से काम पर बजती है और इससे मालती का क्या संबंध है, उसके बारे में बताना। तो मालती एक मध्यवर्गीय पत्नी है। क्या? मध्यवर्गीय पत्नी सरकारी डॉक्टर पति की दिनचर्या एक ही ढर्रे की है, मतलब एक ही रास्ते की है दोस्तों। गृह स्वामी होने के कारण घर की सारी गतिविधियों उसी पर केंद्रित है। मतलब घर की गृहिणी होने के कारण घर के काम काज कौन करती थी, मालती ही करती थी दोस्तों, उन पर ही केंद्रित है। यहाँ तक कि पत्नी का अस्तित्व भी, पुत्र का बचपन भी, पत्नी सिर्फ घर के सारे कामों के प्रति पूरी तरह यत्रवत हो चुकी है। मतलब घर के जो काम काज है दोस्तों, उसमें पूरी तरह लग चुकी है, और पुत्र का बचपना भी। जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती है, उसी तरह से मालती के भी एक एक घंटे के साथ उस घर के ढर्रे को आगे बढ़ाती है, मतलब मार्ग को आगे बढ़ाती है। पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है। तो इस तरह दोस्तों आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अभिप्राय स्पष्ट करें, इसका भी दोस्तों आपको क्या करना, अर्थ बताना। मैंने देखा पवन में चिड़, वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चिड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्देश्यमय नहीं। इसका आपको आशय स्पष्ट करना। रात्रि को सोते समय लेखक का कल्पनाशील मन मालती के घर और आसपास के परिवेश की उस उदासी से दूर भागना चाहता है। उस अपनी कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध के चलते उस निचाट शून्य परिवेश के प्रति सूखे चिड़ के वृक्षों में भी जीवन के संघर्षों के बावजूद जिजीविषा के संगीत सुनता है। उसे उस परिवेश में कोमलता और कोलाहल दिखाई पड़ता है, दुख या उबाऊ नहीं। हाँ, तो इसका एक क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जाता, अगर आप चाहें तो ये छोड़ सकते हैं। जो ज़्यादा पूछा जाता है देखिए, जैसे जो पूछा जाता है उसमें आपको ईस्वी मिल जाएगा। इस समय मैं यही सोच रहा था कि उसी वक्त चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत है और एक भरवाड़ के टुकड़े में तरसती है। ये दोस्तों आपको मालती के बारे में लिख देना है कि शादी से पहले वो कैसी थी, क्या करती थी, और शादी के बाद वो क्या करती है, वो उसके बारे में लिखना है। तो आप अगर उतना क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे या समझ लिए होंगे तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। आगे दिखाएंगे, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मालती कैसे थे दोस्तों, या रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें। रोज कहानी के अनुसार मालती कैसे थे उसके बारे में लिखना। मालती बचपन से ही अड़चन, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिली लिखी रहती थी। तब उसके पास पढ़ाई की उबाऊचर्या के बरक से खेलने कूदने की, कल्पनाएं करने की, किस्से गढ़ने की सुंदर एहसास थे। मतलब वो लेखक बता रहे हैं दोस्तों कि शादी से पहले वो जिद्दी लड़की थी, पढ़ाई में उबाऊ लगता था उनको, और वो खेलने कूदने में ज़्यादा माहिर थी और किस्से कहानियाँ भी सुनकर सुंदर एहसास करती थी। वही मालती विवाह के बाद इतने कम अंतराल में एक ही मध्यवर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों को समझ चुकी थी। मतलब सभी परिस्थितियों को समझ कर अपने काम को सही समय पर कर कर लेती थी। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखती है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं पहले भी पढ़ के बताया हूँ, तो आप इसका समझ सकते हैं। और ये जो है बड़े बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। तो टीटी जो उनका बच्चा था दोस्तों, उसके बारे में लिखना। तो इसका आंसर आप लिख भी सकते हैं, ऐसे तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिएगा उसके बच्चे के बारे में, कि हर समय रोते रहता था, सिकसिका देता था, बिस्तर से गिर जाता था। बस उसके बारे में ही लिख देना उनका बच्चे के दिनचर्या के बारे में। मालती के पति का परिचय दे। मालती के पति कौन थे? महेश्वर। उनके बारे में बताना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया। रोज कहानी में मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिफेंसरी में डॉक्टर है, परंतु उसके अंदर एक मध्यवर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई है। पत्नी मालती के प्रति, पुत्र टीटी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तित्व अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उचाट सा है, मतलब उदासी और उबाऊ जैसा है, या रूटीन प्रकृति का। वे घर के पालनकर्ता के रूप में पैसे कमा तो रहे, लेकिन घर में कोई जीवन राग बनाए रखने में पूर्णतः असफल है, मतलब सफल नहीं। अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार की अंत स्थिति या बाह्य स्थिति का वर्णन किया। ये दोस्तों आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। रोज कहानी में कहानीकार ने मालती, महेश्वर और टीटी के जीवन किंतु संपन्न
हिंद दिनचर्या का बड़े ही सीधे से और संतुलन दृश्य विधान के साथ वर्णन किया। डॉक्टर पति महेश्वर का रोज सरकारी अस्पताल में गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करने की खबर कहना, पत्नी मालती के खबर जो रोज ही सुनना मतलब सुनाते थे और विशेष प्रतिक्रिया न देना, बेटे टीटी का रोज ही बिस्तर से गिर जाना, रोज चुप कराना, ये सभी गतिविधियां और कथावाचक की बल सखा मालती के जीवन में घर कर चुकी महसूनियत एक जैसी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत हुई है। रोज ही नियत समय पर नल के टिप 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 करके पानी आना, मालती के बर्तन धोना, महेश्वर के दोपहर का भोजन पर घर आना, उधना घोड़े में समय का अपनी गति से बदलना, सरकारी क्वार्ट की अत्यंत सूक्ष्म और नीरस सिलेट की छत गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष से कोमल किंतु अकरुण, अशांतिमय किंतु उद्देश्य अवुगेदमय राग की निराशा आदि भाव बिंदु अंतर और बाह्य स्थितियों का सटीक वर्णन करते हैं। इसके बाद जो इसका सारांश है दोस्तों, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार आ चुका है। जो शुरू में मैं बताया हूँ बस वही सेम चीज़ आपको लिखना है। खुद से लिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खुद से लिखा हुआ आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसका सारांश मैं शुरू में ही बता दिया हूँ दोस्तों। आप चाहें तो ओला भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप पढ़ के लिख सकते हैं। और इसमें है तो नहीं है, लेकिन शुरू में जो था वही सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पर मैं बताया था पाठ का सार, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर से आप लिख लीजिएगा उसका पाठ का सारांश। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सभी मैंने क्वेश्चन आंसर और इसका सारांश करवा दिया दोस्तों। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।